हिंद दोस्तों, मैं श्याम झा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडस एजुकेशन एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर सैलरी का पार्ट 1 वाला कॉन्सेप्ट खत्म करा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सैलरी के बेसिक पॉइंट्स और साथ ही हमने खत्म करा था अलाउंसेस। आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, इसके अंदर हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसके अंदर सारी बातें परक्यूसिट्स की करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट आज पढ़ रहे हैं वो है परक्यूसिट्स। परक्यूसिट्स होता क्या है? परक्यूसिट्स बेसिकली हमने यहाँ लिख रखा है। परक्यूसिट्स जो होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट इन एडिशन टू सैलरी। एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उसके सैलरी के साथ। किस किस तरीके के ये परक्यूसिट्स हो सकते हैं? परक्यूसिट सबसे जो पहला है वो नॉर्मली जो देखा जाता है वो है रेंट फ्री एकोमोडेशन। आप कहीं काम करने जाते हैं तो वहां पे आपको कमरा प्रोवाइड किया जाता है, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से, तो वो कवर हो जाता है रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर। दूसरा क्या आता है? एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फ्री नहीं प्रोवाइड किया जाता, आपसे कोई एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट चार्ज किया जाता है। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है परक्यूसिट्स टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। यानी कि जो परक्यूसिट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं के हाथों में ये वाले परक्यूसिट्स टैक्सेबल होते हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज क्या होते हैं ये भी जानेंगे हम आगे की वीडियो में। बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद एक कैटेगरी आती है वो आती है एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन। गलत हो गया, इसे मैं ठीक कर लेता हूँ। एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉय का कोई खर्चा था वो एम्प्लॉयर ने मेट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, एक एम्प्लॉय को अपना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना था या फिर एम्प्लॉय के बच्चे को वो पढ़ाना चाह रहा था, एम्प्लॉय अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा था, उसका जो खर्चा था वो एम्प्लॉयर ने उठा लिया। तो उस केस के अंदर ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक परक्यूसिट्स की तरह काम करेगा। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस या कोई एन्युटी प्रीमियम जो कि आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है, वो भी आपके लिए परक्यूसिट्स ही माना जाएगा। इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो आता है इशॉप। इशॉप आप पढ़ के आ चुके होंगे, 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा। 11th तो नहीं, 12th में आपने पढ़ा होगा। इशॉप क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज की एम्प्लॉय को हम ऑप्शन देते हैं कि आप इस स्टॉक को एक कम प्राइस में, मार्केट फेयर प्राइस से कम प्राइस में खरीद सकते हैं। तो वो भी यदि आपको मिल रहा है, वो भी क्या है? आपके लिए परक्यूसिट्स है। परक्यूसिट्स क्यों है? क्योंकि यदि आप उसके एम्प्लॉय हैं तभी आप इस शेयर में राइट रखते हैं। अगर आप एम्प्लॉय नहीं होते तो ये शेयर आपको नॉर्मल प्राइस पे ही मिलता। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपर एन्युएशन फंड, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और जो लास्ट आपका आता है वो आता है अदर फ्रिंज बेनिफिट्स। और भी बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे, जैसे कि टिफिन अलाउंस हो गया। टिफिन अलाउंस की बात तो नहीं करेंगे, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वहां पे उसके डिपार्टमेंट में, वहां पे जो वो लंच करता है। और भी बहुत सारे जो क्लब के खर्चे होते हैं, छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, वो सारे खर्चे अदर फ्रिंज बेनिफिट के अंदर कवर हो जाते हैं। जैसे टेलीफोन बिल हो गया, क्योंकि ऊपर कवर नहीं हुए, वो सारे नीचे कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं डिटेल में इनका व्यू। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन, जैसे कि आपको बताया कि क्या होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर उसको जो भी आपका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर उसे एक एकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है, वो बेसिकली पूरी तरीके से फ्री होता है। फ्री होता है तो क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है, या फिर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट रहने वाला है तो क्या होने वाला है, दोनों देख लेते हैं। पहला आता है वो आता है हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर बेसिकली 3 केस तैयार होते हैं। पहला केस क्या आता है कि रेंट फ्री एकोमोडेशन हमें मिल सकता है या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? या तो आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे। और तीसरी कैटेगरी क्या होगी? या तो आप एनी अदर केस होगा। ठीक है, एनी अदर केस के अंदर क्या आने वाला है? होटल्स आ सकते हैं एनी अदर केस के अंदर, वो एक अलग केस बनता है। तो बेसिकली जो 2 केस हमारे शुरू के वो है, या तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे या दूसरा क्या होता है, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर भी दो कैटेगरी में बांट रखा है कि पहला तो क्या, जो आपको घर मिला है वो अनफर्निश्ड रहने वाला है, और दूसरा क्या होता है कि जो आपको घर मिला है वो फर्निश्ड रहने वाला है। अनफर्निश्ड का मतलब क्या कि आपको खाली कमरा दे दिया, सारा सामान आपको खुद सेट करना है। और फर्निश्ड का मतलब जैसे होटल होते हैं, पीजी होते हैं, जिसके अंदर आपको पहले से ही सारा का सामान सेट मिलता है, वैसे हो सकते हैं। तो उसके सबसे पहले अनफर्निश्ड की अगर बात करें, अनफर्निश्ड के अंदर यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अनफर्निश्ड में आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो उस केस में क्या बनने वाला है? एक सेकेंड। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं अनफर्निश्ड के केस में, तो लाइसेंस फीस एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, जो भी लाइसेंस फी गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी वो आपके लिए परक्यूसिट्स बन जाएगा। और अदर केस में यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है,
और आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा देख लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत ही सिंपल सा था, जो भी लाइसेंस फी गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी वो वैल्यू मान ली जाएगी। यहीं पे अगर अनफर्निश्ड, अब दूसरी कैटेगरी चले अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, तो दूसरी कैटेगरी क्या होगी, फर्निश्ड वाला। फर्निश्ड के अंदर जिसके अंदर सारे सामान पहले से ही बना रखे हैं, उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, सिंपल सा एक पॉइंट जुड़ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, लाइसेंस फीस के साथ आपको देना पड़ेगा, लाइसेंस फी के साथ साथ आपको देना पड़ेगा 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जो भी वहां पे फर्नीचर लग रखे होंगे उसका 10% कॉस्ट आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। अगर वो परचेज वाला होगा तो परचेज कॉस्ट पे चार्ज होगा, अगर परचेज वाला नहीं होगा तो अगर हायर परचेज पे होगा तो जो भी कॉस्ट होगा, रेंट पे लिया होगा, जैसा भी होगा उसका 10% आपसे कॉस्ट रिकवर कर लिया जाएगा। ये तो है किसका, रेंट फ्री अकोमोडेशन यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। तो बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, यानी कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने की, तो यहाँ पे नॉर्मली हमें कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है। कैटेगरी वाइज किस तरीके से बांट दिया जाएगा, 3 कैटेगरीज के अंदर कवर होती है। पहली कैटेगरी की 25 जो पॉपुलेशन है, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से चार्ज किया जाता है कि अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पे जो चीजें हैं बहुत ज्यादा महंगी होंगी इस हिसाब से। तो पहली कैटेगरी में रखा जाता है 25 लाख से ऊपर वाले। सेकंड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है 10 लाख से ऊपर लेकिन 25 लाख से नीचे। और जो थर्ड कैटेगरी के अंदर आता है वो आता है 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले। तो सबसे पहला जो आता है आपका 25 लाख से ऊपर, उस केस में क्या होगा, इसमें भी 2 केस आपके बनते हैं। पहला तो क्या, जो एम्प्लॉयर है उसका खुद का घर होगा, या दूसरा क्या हो सकता है, जो एम्प्लॉयर है उसने किराए पर घर लिया होगा। सबसे पहले देखते हैं कि एम्प्लॉयर का खुद का घर होगा, यानी कि एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। उस केस में क्या रहने वाला है, एम्प्लॉयर का अगर खुद का घर है उस केस में, और वहां पे जो एक्स लोग पॉपुलेशन है वो 25 लाख से ज्यादा है, तो 15% ऑफ सैलरी जो है आपकी वो टैक्सेबल रहने वाली है। 15% ऑफ सैलरी जो है आपकी परक्विसिट्स मान के आपके लिए आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा एज अ परक्विसिट्स, और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा केस क्या है, यदि वहां पे 10 लाख से ऊपर और लेकिन 25 लाख से नीचे की पॉपुलेशन है, उस केस में आपको 10% सैलरी पे करनी पड़ेगी एज अ परक्विसिट्स माना जाएगा आपके में। ध्यान रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे, 25 है तो 25 में से 10 माइनस करा, नॉर्मली 15% मैक्सिमम आपकी सैलरी से लिया जाएगा। और जो अगर 10 लाख से ऊपर है और 25 लाख से नीचे, तो उस केस में आपकी सैलरी का 10% एज अ परक्विसिट्स आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। और जो लास्ट केस है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन है 10 लाख से भी कम है, यानी कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या नहीं है, वहां पे इन्फ्लेशन रेट भी कम होगा और जिसके कारण जो वहां पे जो रेंट है, एकोमोडेशन है, वो भी काफी सस्ते होंगे। इसीलिए आपका जो यहाँ पे चार्ज लगने वाला है वो लगेगा आपका 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक, सबसे पहला क्या, 25 लाख है तो आपका लगेगा 15%, 10 से 25 है तो लगेगा 10%, और लास्ट केस में लगेगा 7.5%। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिस कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं एकोमोडेशन तो प्रोवाइड हो रहा है लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, उसने लीज पे लिया है या फिर रेंट पे लिया है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमें एक्चुअल में उस कमरे की वैल्यू हमें मालूम है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे तैयार होते हैं। हमें एक तो मिलता है क्या, नॉर्म मैक्सिमम हमने क्या देखा, अगर हम 25 लाख वाले एरिया में भी अगर रह रहे हैं तो 15% ऑफ सैलरी हो सकता है। तो पहला जो हम यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं कि 15% ऑफ सैलरी जो मैक्सिमम है हमारी सैलरी से परक्विसिट्स में ऐड होगा वो, या फिर एक्चुअल में जो रेंट पे करा है एम्प्लॉयर ने, एक्चुअल में जो रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो, या फिर जो 15% ऑफ सैलरी है, दोनों में से जो भी कम होगी वो यहाँ पे एज अ परक्विसिट शामिल कर ली जाएगी। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या, अगर नॉर्मली जो सबसे पहले ऊपर कैटेगरी आती है वो आती है 3। सबसे पहला क्या, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, सेकंड या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, और तीसरा होगा अदर केस। अदर केस के अंदर जो अभी हमने बात नहीं करी वो आता है होटल वाले रूम, कि नॉर्मली जो एम्प्लॉय प्रोवाइड करा रहा है आपको, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है आपको, उसका ना ही उसका खुद का घर है ना ही उसने किराए पर लिया, डायरेक्ट आपको होटल में प्रोवाइड कराया है। अब होटल के अंदर भी 2 केस बनेंगे, एक तो फर्निश्ड एक अनफर्निश्ड, ऐसा कभी नहीं होता, होटल हमेशा फर्निश्ड ही मिलता है। तो होटल का चार्ज हमेशा महंगा ही होता है, इसीलिए उस पर लगता है 24% ऑफ सैलरी। पेन क्यों नहीं चल रहा, एक सेकेंड। होटल के केस में आपका लगता है 24% ऑफ सैलरी। होटल के केस के अंदर भी एग्जाम्पशन मिलता है यदि आप 15 दिन वहां रहे। होटल के केस में नॉर्मली लगता है 24% ऑफ सैलरी, आप होटल में रहे तो आपका 24% ऑफ सैलरी माना जाएगा परक्विसिट्स की तरह।
होटल का जो नॉर्मली कैलकुलेशन होता है, यदि आप 15 दिन के अंदर अंदर आपने होटल खाली कर दिया है, उस केस में आपका परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा, लेकिन यदि आप 15 दिन से ऊपर करते हैं तो वो परक्विजिट्स में आपके शामिल होगा। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले नॉर्मली जो हम एक बार क्विक रिकैप कर रहे थे, रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो अगर फर्निश्ड है और अनफर्निश्ड है, फर्निश्ड है तो लाइसेंस फीस जो कि गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, और अनफर्निश्ड है और अगर फर्निश्ड है तो सिर्फ उसमें 10% और हम ऐड कर देंगे। सेकंड, अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में हमें 3 कैटेगरी मिलती है। पहला कब, जब हमारा एम्प्लॉयर का खुद का घर है, तो उस केस में हमें 3 कैटेगरी देखनी होती है। पहला क्या, 25 लाख तक की पॉपुलेशन है, 25 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, 25 से नीचे लेकिन 10 से ऊपर है, और लास्ट जो है 10 से नीचे वाले हैं। 25 से ऊपर वाले हैं तो 15% लगेगा सैलरी का, लेकिन अगर सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो आपका 10% लगेगा सैलरी का, और थर्ड कैटेगरी में आए तो 7.5% लगेगा सैलरी का। और अगर सेकंड थिंग बात करें, अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, एम्प्लॉयर ने जो उसे घर प्रोवाइड कराया वो उसका खुद का घर नहीं है, तो उस केस में जो भी 15% ऑफ सैलरी या फिर जो एक्चुअल रेंट वो पे करा है, दोनों में से जो भी कम होगा उसे परक्विजिट्स माना जाएगा। एक और चीज जैसे कि हमने पढ़ा था कि एचआरए के अंदर जो सैलरी हमने ली थी उसके अंदर हमने शामिल करा था बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस अगर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है तो, और साथ ही हमने उसके अंदर ऐड करा था परसेंटेज वाइज टर्नओवर। बस 3 हमने चीजें शामिल करी थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी के अंदर हम बेसिक सैलरी शामिल करेंगे, डियरनेस अलाउंस शामिल करेंगे, ध्यान रहे लेकिन एम्प्लॉयमेंट का टर्म में हो, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट वाला हो, बोनस, कमीशन, यानी जो भी चीज आपको मिलती है जो कि मॉनेटरी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। एक सैलरी के अंदर क्या-क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, जो भी अलाउंस जो कि एग्जम्प्ट है, नॉर्मली मॉनेटरी वाली हमने बात करें, जो एग्जम्प्ट है वो सारी चीजें हम यहाँ पे शामिल नहीं करने वाले हैं, और वो सारी चीज भी शामिल नहीं करेंगे जो हमें लमसम मिलता है। लमसम जैसे कि ग्रेच्युटी, आपने जब आप रिटायर करके जा रहे हो तो आपको जो ग्रेच्युटी मिलेगी या फिर कम्यूटेड पेंशन मिलेगा, आपने एक ही बार में सारा पेंशन कम्यूट करा लिया, तो वो सारा पेंशन इसके अंदर शामिल नहीं होता। उसकी जो कंप्यूटेशन होती है वो हम अलग जाके करते हैं, जो कि हम थोड़ी वीडियो के एंड में जाके करेंगे। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके अंदर, बाकी सब काम का नहीं है। मॉनेटरी सैलरी एक्रूअल, ठीक है, सैलरी फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉइज। सैलरी, अगर आपको सैलरी के अंदर आपको आप दो एम्प्लॉयर से ज्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी रिसीव कर रहे हैं, उस केस के अंदर आप दोनों एम्प्लॉयर से रिसीव करा हुआ जो बेनिफिट है आपको एकोमोडेशन, वो शामिल किया जाएगा। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफर, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर एक क्राइटेरिया दिया जाता है। सपोज यहाँ पे आप काम कर रहे हो, दिल्ली में काम कर रहे हो, और आपको काम के पर्पज से आपको ये दिल्ली छोड़ के आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, तो उस केस में आप एकोमोडेशन इतनी जल्दी से खाली नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप पूरी तरीके से सेटल हैं यहाँ पे दिल्ली में, पूरे परिवार के साथ आप रह रहे हैं, और अचानक से आपको दूसरे स्टेट जाना पड़े, तो आप अपने परिवार को इतनी जल्दी में लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि और आपका काम तो बहुत ही जल्दी का रहता है। तो उस केस में क्या होता है, आप जहाँ दूसरे स्टेट में काम करने जा रहे हैं वहां पे आप एकोमोडेशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, या फिर आप जिस एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहे हैं वो आपको जो जगह है वो प्रोवाइड करा देगा। लेकिन आप यहाँ भी आपका परिवार रह रहा है, वो इतनी जल्दी तो तुरंत यहाँ से खाली करके वहां पे पहले दिन में शिफ्ट हो नहीं जाएगा, तो उनको नॉर्मली 90 डेज का पीरियड दिया जाता है, 90 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। आपके पास 90 दिन है, 90 दिन के अंदर एम्प्लॉय जो है वो दोनों जगह पे, यहाँ दिल्ली में भी, सपोज दिल्ली में जहाँ पे उसका परिवार रह रहा है वहां भी रह सकता है, और साथ ही साथ दूसरा स्टेट, सपोज हरियाणा कह सकते हैं, या फिर जो भी आपके नियर बाय हो, उसमें आपका वो एम्प्लॉय रह रहा है। ये है हमारा दूसरा वाला स्टेट। तो एम्प्लॉय यहाँ पे है, उसका परिवार यहाँ पे, तो परिवार इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं हो सकता, तो नॉर्मली इसमें 90 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है कि आप 90 दिन के अंदर अपने पूरे परिवार को लेके एक अकोमोडेशन खाली कर सकते हैं। तो 90 दिन के अंदर क्या होगा, 90 दिन के अंदर इन दोनों का वैल्यूएशन होगा, जो जिसकी वैल्यू कम आएगी वो आपका परक्विजिट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन 90 दिनों के बाद ये दोनों की वैल्यू परक्विजिट्स में शामिल हो जाएगी, और आपको दोनों के परक्विजिट्स के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ हो तो कमेंट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे, छोटा सा पॉइंट था ये, क्लियर कर लिया। ये आप देख सकते हो कि 90 दिन के अंदर अंदर है, तो आप दोनों के अंदर जो भी लोअर वाली वैल्यू है उस पे आप अमाउंट पे कर सकते हो एज अ परक्विजिट्स पे टैक्स, और यदि दोनों अपने 90 दिन से ज्यादा हो जाएगा तो आपको दोनों पे टैक्स, दोनों की वैल्यू परक्विजिट्स में शामिल करी जाएगी। रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो कि होटल नहीं है नॉर्मली, तो क्या हो सकता है वो, नॉर्मली ये वाला केस जो है हमने पहले ही पढ़ लिया था कि रेंट फ्री एकोमोडेशन है, क्या होटल नहीं है, यानी कि फर्निश्ड है। नॉर्मली जो पीजी ये सब होते हैं उस केस के अंदर
की बात कर रहा है ये, तो उसमें हमने पढ़ लिया था कुछ नहीं होता, जो भी हमने एक्चुअल फीस अनफर्निश्ड के केस में डिटरमाइन करी थी, जैसे कि हमने प्राइवेट वाले में भी हमने देखा था कि 25% 25 लाख से ऊपर अगर हैं तो हम 15% सैलरी का लेते हैं, उसके साथ हम ऐड कर लेते हैं, साथ ही कितना ऐड कर लेते हैं, उसके साथ हम 10% ऑफ फर्नीचर की वैल्यू का 10% ऐड कर देंगे। बेसिक सा है, कुछ नहीं है इसके अंदर डिफरेंट, 10% ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट आता है, यदि एम्प्लॉय जो है उससे हम कुछ मिनिमम चार्ज रिकवर कर रहे हैं, उस केस के अंदर हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो बिल्कुल ध्यान से सबसे पहला हम अनफर्निश्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लिया, अनफर्निश्ड की वैल्यू निकालनी हमने अच्छे से सीख ली है। अनफर्निश्ड की वैल्यू निकालने के बाद यदि फर्निश्ड है तो हम 10% फर्नीचर का कॉस्ट भी ऐड कर देंगे, वो भी ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जितना भी अमाउंट हम एम्प्लॉय से रिकवर करेंगे वो माइनस करके जो भी वैल्यू बचेगी वो परक्यूसिट्स हो जाएगी। जैसे कि हम पहले परक्यूसिट्स की वैल्यू पर मीनिंग समझ के आए कि परक्यूसिट्स क्या होता है, जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है। यदि किसी बेनिफिट का पैसा मैं खुद पे कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिट होगा क्या? आंसर है नहीं, तो इसीलिए हम उसको माइनस कर देते हैं और जो भी बैलेंस बचता है वो हमारा परक्यूसिट्स आता है। होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये होटल वाला भी हम पढ़ चुके हैं, 24% ऑफ सैलरी आता है। 15 दिन से कम है तो आपके लिए कोई टैक्सेबल नहीं होने वाला परक्यूसिट्स को। आगे बढ़ेंगे, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट, ये भी हमने पढ़ लिया, जितना पैसा रिकवर करेंगे उसे हम माइनस कर देंगे, कोई और दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये आता है हमारा जो सेकंड कैटेगरी का था, एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन पेड बाय मेट बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉय का कोई खर्चा था जो कि एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। तो ऐसा जो भी खर्चा होगा वो किस कैटेगरी, वो आपका परक्यूसिट्स में शामिल हो जाएगा। कुछ कुछ खर्चे एग्जम्प्ट भी होंगे, हम देख लेते हैं। अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर, या तो डायरेक्टली पे कर रहा हो या इनडायरेक्टली पे कर रहा हो, या फिर उससे इफेक्ट पड़ रहा हो उसकी लाइफ के ऊपर, जो भी असेसी है, या असेसी यानी कि जो कि उसका एम्प्लॉय है, तो वो उसके हाथ में ही टैक्सेबल होने वाला है। जैसे कि अगर डायरेक्टली बात करें तो मॉनेटरी कोई से बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा हो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे में कि मैंने उसका इंश्योरेंस करा दिया, ठीक, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा दिया तो उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है एक तरीके से। और भी बहुत सारे जो भी आप बेनिफिट एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कराएगा एम्प्लॉय को, वो सारा उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, कुछ एग्जम्पशन मिल रखी है, जो फॉलोइंग आइटम है ये परक्यूसिट्स में शामिल नहीं होंगे। पहला क्या है, आरपीएफ, दूसरा अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई जो होता है, और फाइडेटली गारंटीड स्कीम है ये। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं था उसके अंदर नॉर्मली, ठीक है, जो भी बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाले एम्प्लॉयर, इनको छोड़ के वो सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। एक आता है इंटरेस्ट फ्री लोन या लोन एट कंसेशनल रेट। इंटरेस्ट फ्री लोन से आप समझ गए होंगे कि हम अपने एम्प्लॉय को, हम एम्प्लॉयर जो है, सपोज जो एम्प्लॉय है वो आपके काम कर रहा है एक बैंक के अंदर, तो वहां पे जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को जो लोन प्रोवाइड कराएगा, नॉर्मली जो मार्केट रेट चल रहा है, मार्केट रेट वो 10% चल रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल 10% चल रहा है, एम्प्लॉय को उसने किस में दे दिया, फ्री में दे दिया, यानी उससे कोई भी चार्ज नहीं लिया, तो जो 10% वैल्यू है ये बन जाएगी उसकी परक्यूसिट्स, ठीक। और लोन एट अ कंसेशनल रेट, सेम टू सेम ऊपर वाले पॉइंट की तरह ये कंसेशनल रेट का मतलब क्या, यदि हम 10% मार्केट रेट चल रहा है, हमने कहा आपको 4% पे हम लोन प्रोवाइड करा देंगे क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉय हैं, उस केस के अंदर जो आपकी वैल्यू बनेगी कितनी बन जाएगी, आपकी परक्यूसिट्स की वैल्यू 10%, मार्केट में है 4%, मैं खुद पे कर रहा हूँ एक्चुअल में, तो कितना बच गया, जो 6 बच गया वो मेरे लिए परक्यूसिट्स की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मार्केट रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे। सपोज मैंने कहीं से लोन लिया, मैं कहीं का एम्प्लॉय हूँ, मैंने उससे लोन लिया, तो मैं मार्केट रेट कैसे डिटरमाइन करूँ? हर जगह का अलग अलग मार्केट रेट होगा, हर बैंक का अलग अलग मार्केट रेट होगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमें देखना है क्या, एसबीआई के रेट्स जो एप्लीकेबल हैं 1 अप्रैल 2018 से अलग अलग लोन के लिए, ठीक, 2019 से 20 के लिए वो वाले रेट्स हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि हम लोन कब लेंगे, 18 से 19 में, तभी तो हम 19 से 20 में उसका कंप्यूटेशन करने वाले हैं। तो 1 अप्रैल को 2018 में जो भी रेट होंगे एसबीआई के, वो रेट से हम परक्यूसिट्स की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। एक और इसके अंदर पॉइंट आ जाता है, क्या आता है कि ओरिजिनल लोन, यदि आपने लोन लिया, छोटा मोटा लोन लिया, यानी पैटी कैश के लिए लिया है, पैटी कैश जैसा कि यानी 20,000 से ज्यादा का एक्सीड नहीं कर रहा, ये रहा 20,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, उस केस में ये आपके लिए परक्यूसिट्स नहीं माना जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वो 20,000 से एक्सीड करेगा तो सारा का सारा अमाउंट, यानी कि सपोज करो आपने 1 लाख का लोन लिया है, तो हमारी 20,000 वाली कैटेगरी पार हो चुकी है, तो सिर्फ 80,000 पे टैक्स नहीं लगेगा,
पूरे के पूरे 1 लाख को हम परक्विजिट्स मान के उस पे टैक्स लगा देंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, सपोज आप टेलीकॉलर कंपनी में गए, वहां पे जो आपका एम्प्लॉयर है उसने आपको एक लैपटॉप और एक माइक्रोफोन प्रोवाइड कराया, तो वो माइक्रोफोन और वो लैपटॉप जो है वो आपका पर्सनल तो खैर नहीं है, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराया, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वो जो आप लैपटॉप यूज करेंगे, अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि आपको सिर्फ वहां पे ऑफिस में लाना है, ऑफिस में ही रखना है और ऑफिस के काम के लिए ही यूज कर रहे हैं उसे, तो उस केस के अंदर वो आपका परक्विजिट्स नहीं बनने वाला, क्योंकि आप पूरा का पूरा उस पे ऑफिस का वर्क कर रहे हो। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कि वो जो मूवेबल एसेट दिया है वो आपको खुद के यूज के लिए दिया है, आप यूज करो या आपका परिवार यूज करे, उस केस में जो है ये आपका परक्विजिट्स की कैटेगरी में आ जाता है। उस केस में आप पे लगेगा 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अगर वो एसेट किसका है, एम्प्लॉयर का है, या फिर जो अमाउंट ऑफ रेंट और पेबल इफ एसेट इज टेकन ऑन हायर। ठीक, दो बात करता है, या तो अगर आपका एसेट है तो 10% जो भी वैल्यू है, जितना भी, सपोज 1 लाख का मेरा लैपटॉप था, गेमिंग लैपटॉप था, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप था, 1 लाख का लैपटॉप था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराया, तो 10% का यानी 10,000 उसके लिए परक्विजिट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और दूसरा केस, यदि मैंने उसको रेंट पे ले रखा है, रेंट पे ले रखा है तो क्या करा जाएगा, तो वो वैल्यू जो है वो जितना भी रेंट वो पे करेगा वो सारा का सारा उसमें परक्विजिट्स की तरह ऐड कर लिया जाएगा। ठीक, जैसे जो हमने बात करी, however no perquisites is chargeable tax in respect of use of laptop and computer, जो कि अभी हम बात करते हुए आ रहे थे कि वो हमने ऑफिस पर्पस के लिए यूज करा है, ऑफिस पर्पस के लिए जो एम्प्लॉयर ने हमें प्रोवाइड करा ऑफिस का वर्क करने के लिए, तो वो हम यूज करेंगे तो हमारे लिए परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा, हम उसे यूज करेंगे तो भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, इनके ऊपर कोई भी परक्विजिट्स की वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होती है। अब बाकी कोई भी आइटम होता है उसके ऊपर परक्विजिट्स की वैल्यू एप्लीकेबल हो जाती है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले, अभी हम बात करेंगे कि नॉर्मली जो मूवेबल एसेट होता है वो होता है कार। कोई आदमी अगर काम करने जा रहा है तो गाड़ी उसे लेने आती है, या कोई गाड़ी उसकी पर्सनली बन जाती है, वो उसको अपने घर लेके जाता है, घर से लेकर आता है, तो वो वाली चीज का भी हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं मूवेबल एसेट्स के बारे में, जो कि एम्प्लॉयर ने बेच दिया एम्प्लॉय को। कोई भी मूवेबल एसेट था जो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेच दिया, उस केस में जो उसकी वैल्यू रहने वाली है, ध्यान रहे यहाँ एम्प्लॉयज के साथ क्या लिख रखा है, उसके मेंबर को या उसके परिवार वालों को, किसी को भी अगर वो लैपटॉप देता है, वो सेल करता है, तो उसमें जो हम परक्विजिट्स की वैल्यू निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, नॉर्मली हम सब जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट होगा उसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, नॉर्मल वियर एंड टियर माइनस करेंगे, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो इसकी वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू निकल के आएगी, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी अमाउंट हमने उससे रिकवर करा है, जो भी अमाउंट हमने रिकवर करा है वो माइनस कर देंगे, जो फाइनल अमाउंट आने वाला है वो आपका परक्विजिट्स बन जाएगा। ध्यान रहे यहाँ डेप्रिसिएशन जो लगाने वाले हैं हम ईच कंप्लीटेड ईयर के लिए, ईच कंप्लीटेड ईयर के लिए, जितने भी कंप्लीटेड ईयर होंगे हम उसके लिए डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि मैंने जो लैपटॉप खरीदा था वो 1 अप्रैल को लिया है, और जो इसे खत्म करा है, सपोज 1 अप्रैल को मैंने परचेज करा था, 1 अप्रैल 2018 को, और मैंने इसे बेच दिया है उसे सपोज 5 मई को, 5 मई 2019 को, तो अगर मैं नॉर्मल वियर एंड टियर 1 लाख में खरीदा था और उससे मैंने 10,000 रुपए अभी लिए हैं। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कितने साल कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीट नॉर्मली 18 से 19, यानी कि सिर्फ 1 साल कंप्लीट हुआ है और 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया, तो 1 महीना एक्स्ट्रा हुआ है, उसका कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होने वाला, नॉर्मली सिर्फ 1 लाख के ही ये एक साल का ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर 1 लाख वैल्यू है तो सपोज नॉर्मली 10% भी अगर लग रहा है, 1 लाख का हम 10% चार्ज कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10,000। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी 90,000, और हमने जो एम्प्लॉय से रिसीव करा है वो 10,000 रिसीव करा है, तो एक्चुअल में जो परक्विजिट्स की वैल्यू बनने वाली है वो बन जाएगी 80,000। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बढ़ते हैं आगे, इसके अंदर जो हम डेप्रिसिएशन का जो रेट होने वाला है वो बेसिकली 3 कैटेगरी है। पहला क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या फिर कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कंप्यूटर है, कोई से भी ऐसे आइटम है, उस केस में क्या होगा, हम 50% डेप्रिसिएशन लगाने वाले। 50% क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो ऑफिस वर्क में बहुत ही जल्दी उनकी वैल्यू हम रिड्यूस करके दिखा देते हैं बुक के अंदर, वो जल्दी खराब भी हो जाता है, इसलिए उस पर डायरेक्ट हम 50% का डेप्रिसिएशन लगाते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड से। एसएलएम नहीं लगाते, नहीं तो वो 2 साल में पूरा वैल्यू खत्म हो जाएगा उसका। तो डब्ल्यूडीवी 50% अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। दूसरा कोई मोटर कार है,
मोटर कार है यानी कि कोई भी कार थी वो हमने बेच दी उसे, तो उस केस के अंदर कितना लगेगा 20% लगेगा, क्योंकि कार इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। ये भी WDV लगेगा। और लास्ट जो है आपका कोई भी एनी अदर एसेट, जो भी एसेट इन दो को कैटेगरी को छोड़ के कोई भी एसेट है, कोई फर्नीचर हो गया, ये सारे जो भी चीज उसको देगा वो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट का 10% हम माइनस करके यानी कि SLM बेसिस पे माइनस करके हम उसे फेयर वैल्यू निकाल के जितना अमाउंट उसने दिया है वो माइनस करके परक्विजिट्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे बता भी रखा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर कंप्यूटर, डिजिटल डायरी, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन, ओवन, ये सारी चीजें शामिल नहीं होती है। इसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट वाइज ही चलेंगे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या क्या कवर कर लिया हमने इधर। किधर गया, ठीक है। रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया, एकोमोडेशन कंसेशनल रेट पे हो गया। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड वाला क्या केस है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज वाला केस देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होता है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो जो एम्प्लॉय डायरेक्टर हो, पहली कैटेगरी, यानी कंपनी का वो एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्टर हो, वो स्पेसिफाइड माना जाएगा। दूसरा क्या, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसका उस कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की जब भी बात होती है तो बात करते हैं 20% ऑफ मिनिमम वोटिंग पावर, यानी कि जो शेयर्स हैं उसके अंदर उसका 20% का अधिकार हो, वो भी आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला एम्प्लॉय माना जाता है। जो लास्ट कैटेगरी बचती है एम्प्लॉय की, ऐसा एम्प्लॉय जो 50,000 से ज्यादा की उसकी क्या होती है, सैलरी होती है। यानी सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल नहीं करना है हमें, यानी कि सैलरी के अंदर हम कोई अलाउंस शामिल नहीं करते हैं। सारे मॉनेटरी बेनिफिट हटाने के बाद जो उसकी सैलरी बनी है, अगर तब भी वो 50,000 से ज्यादा जा रही है तो वो नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं है, वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। बढ़ते हैं आगे। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर जैसे ही वो आता है तो उससे लिंक बहुत सारे परक्विजिट्स सामने आ जाते हैं। सबसे पहला जो आता है, क्या आता है वो आपका देख लेते हैं उसे। इन सबको हमने कवर कर लिया है, ये भी कवर कर लिया। एक हमारा एक कार वाला रह चुका है, परक्विजिट्स का कंसेशनल रेट, ये हो गया है हमारा। मूवेबल एसेट्स हमने कर लिया है। लंच रिफ्रेशमेंट की बात करते हैं तो फ्रिंज बेनिफिट वाला, इसे भी हम पढ़ेंगे लास्ट में। गिफ्ट वाउचर, ये क्लब एक्सपेंडिचर, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी पढ़ेंगे, बढ़िया है। गैस इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिफरेंट सिचुएशन, ये भी हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे। पहले हमें कार वाला पॉइंट कवर करना है। मेडिकल फैसिलिटी आ गया, मोटर कार, ठीक यही है मोटर कार वाला, इसे देख लेते हैं। बात करते हैं मोटर कार की, तो जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो आपके पास कार होती है। उस कार, वो कार किस किस तरीके से हो सकती है, या तो वो कार आपकी होगी, यानी कि वो कार जो है एम्प्लॉय की रहने वाली है, या फिर वो कार रहने वाली है एम्प्लॉयर की। ठीक है, ऑनरशिप बेसिस पे बात करें तो इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा, पहला एम्प्लॉय और दूसरा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर है, ठीक। दूसरा, कार में दो चीजें, एक तो ऑनरशिप चेक करना है, दूसरा चेक करना है कि इस पे खर्च कौन कर रहा है। अगर कार आपकी है, खर्च आप कर रहे हो, पहला केस ये। कार आपकी है, खर्च एम्प्लॉयर कर रहा है, ये हो गया दूसरा केस। दूसरी बात करते हैं, कार आपकी नहीं है, कार एम्प्लॉयर की है, लेकिन खर्च भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है। चौथा केस जो बनता है कि कार एम्प्लॉयर की है, लेकिन जो खर्च कर रहे हैं वो आप कर रहे हो। एक सेकेंड, ये गलत हो गया पूरा, ठीक। जो कार है वो कार एम्प्लॉयर की है, लेकिन खर्च कौन कर रहा है, ये बार बार क्या हो जा रहा है इसके साथ, ठीक हो गया ये। यानी कि हमने क्या देखा, चार केसेस, एम्प्लॉय की कार, एम्प्लॉयर की कार। एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉय खर्च कर रहा है, ठीक। एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है। एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही खर्च कर रहा है। और लास्ट जो है एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉय उस पे खर्च कर रहा है, ठीक। चार केस बनते हैं। सबसे पहला केस हम डील करते हैं कि एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉय ही खर्च कर रहा है। तो आप जरा सोच कर बताएं, क्या ये परक्विजिट्स हुआ। परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, सैलरी के ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, इसके लिए आपको कुछ पे ना करना पड़े। कार आपकी थी और आप ही उसका मेंटेनेंस भी कर रहे हो, तो वो कार आप उसे यूज भी कर रहे हो, तो क्या मालिक को कोई फर्क पड़ेगा, क्या वो आपके लिए परक्विजिट्स है। आंसर है नहीं, कि वो आपका परक्विजिट्स नहीं है, ठीक। क्योंकि आप कहीं से भी आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, ऑनरशिप आप ही की, और जो खर्च हो रहा है वो भी आपका ही हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला केस चला गया, यानी कि एक्चुअल जो हमें पढ़ने हैं वो सिर्फ 3 केस पढ़ने हैं, ठीक। अब बात करते हैं कार की, सिर्फ 3 केस को लेके। तो 3 केस को लेके, यदि मैं कार जो है वो पूरे पूरे ऑफिशियल यूज के लिए यूज कर रहा हूँ,
यानी कि मैं जो कार है फुल ऑफिशियल यूज के लिए ही है, पर्सनल यूज उसमें मेरा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्या मेरे लिए प्रीरेक्विजिट से आंसर है नहीं। लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि आपको जो आपने ट्रैवल करा उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, किस टाइम पे गए, किस डेट पे गए, यानी जर्नी का पूरा रिकॉर्ड रखना है। वो आप थ्योरी बेसिस पे वो थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो पूरा का पूरा ऑफिशियल यूज पे है वो आपके लिए प्रीरेक्विजिट्स नहीं बनेगा। दूसरी बात करें, जो कार है वो प्राइवेट यूज के लिए है, ठीक। प्राइवेट यूज के अंदर क्या बात करते हैं, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉयर ने खर्च करा है लेस कर दिया, एम्प्लॉय रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप खुद के यूज के लिए कर रहे हैं, ठीक, खुद के यूज के लिए इसमें समथिंग मिसिंग है, मैंने एक नोट्स तैयार करा है, मैं उसमें से चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक। कुछ चीज मिसिंग था, देख लिया हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि कार किसकी है, कार एम्प्लॉय की है, और उस पर जो खर्च कर रहा है वो एम्प्लॉयर कर रहा है, सिर्फ खर्च एम्प्लॉय कर रहा है। ध्यान रखना परक्विजिट्स किसका, कितना एम्प्लॉय की कार है, यानी कि इससे तो कार से रिलेटेड तो कोई भी उसका परक्विजिट्स नहीं बनता। लेकिन उसका जो मेंटेनेंस उठा रहा है वो एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो सिर्फ उसमें क्या करेंगे, जितना भी खर्च वो कर रहा है वो उसमें से लेस कर देंगे, जितना अमाउंट उसने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है वो बचा हुआ अमाउंट परक्विजिट्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार किसकी है, कार ऑनर की, ऑनर मतलब क्या, एम्प्लॉय की है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो आपका एक्सपेंस पे करा है सिर्फ वो आपका परक्विजिट्स बन जाएगा। लेकिन ये वाला जो केस है जहाँ पे एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉयर ही सारा मेंटेनेंस उठा रहा है, यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट के अंदर एक पॉइंट एडिशनल जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है, 10% कॉस्ट ऑफ वियर एंड टियर डेप्रिसिएशन, जो कि यहाँ पे मिस कर दिया है, कॉस्ट ऑफ वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब डेप्रिसिएशन, बेसिकली अगर यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा कंडीशन नहीं रहता जैसे कि बुक में दिखा रखा है, ये चीज गलत है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा कार की वैल्यू, आप क्योंकि कार भी यूज कर रहे हो, कार भी आपकी नहीं है, कार मालिक की है, तो जो खर्च कर रहा है वो तो कर ही रहा है, साथ में जो एक्चुअल गाड़ी की कॉस्ट है उसका 10% भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी कॉस्ट में शामिल कर देंगे। और इन सब में जो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, यदि आपको शॉफर यानी कि ड्राइवर प्रोवाइड है तो 900 रुपए इसमें ऐड अलग से हो जाएगा। इसे सिर्फ अलग से ध्यान रखेंगे, दे रखा है तो ऐड हो जाएगा। और एक और पॉइंट अलग से ध्यान रखेंगे, जितना भी पैसा इस परक्विजिट्स के पॉइंट में, जितना ही पैसा हमने एम्प्लॉय से रिकवर करा है उसे हम इसमें से हमेशा लेस करके ही परक्विजिट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, चाहे कहीं मैं बताना भूल भी जाऊं तो भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो करा एम्प्लॉयर ने, साथ ही साथ 10% वियर एंड टियर कॉस्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। ये वाला तो हो गया एम्प्लॉयर के केस में, एम्प्लॉयर की कार, एम्प्लॉयर ने ही सारा खर्च उठाया। दूसरा केस क्या बनता है, एम्प्लॉयर की कार है लेकिन खर्च किसने उठाया है, खर्च उठाया एम्प्लॉय ने, ठीक। एम्प्लॉयर की कार है तो देखो, एम्प्लॉयर की कार हम यूज कर रहे हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो भी हमारी वैल्यू में जुड़ेगा। लेकिन जो मेंटेनेंस एक्सपेंस है क्या वो एम्प्लॉयर कर रहा है, आंसर है नहीं। जब एम्प्लॉयर वो मेंटेनेंस एक्सपेंस कर ही नहीं रहा तो क्या ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर कुछ खर्च कर रहा है, नहीं कर रहा, तो सिर्फ एक्चुअल में कितनी वैल्यू रह जाएगी परक्विजिट्स की, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट बेसिस पे दिखा दे, लेकिन वो चीज गलत है। ये वाला जो केस है वो सिर्फ इस वाले केस में कि गाड़ी आपकी है तो वियर एंड टियर नहीं लग रहा, और सिर्फ एम्प्लॉयर जो खर्च कर रहा है सिर्फ वो शामिल कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप सुधार लेंगे इसे। बढ़ते हैं आगे जल्दी से, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है। अब बात करते हैं उस केस की जहाँ पे जो कार है वो आप ऑफिस के लिए भी यूज कर रहे हो और साथ ही साथ पर्सनल यूज के लिए भी कर रहे हो, ठीक। ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो और साथ ही साथ पर्सनल के लिए यूज कर रहे हो। उसके अंदर जो आपका केस बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, कार किसकी है, कार है आपकी, और खर्च कौन कर रहा है, खर्च कर रहे हो आप, तो फिर तो परक्विजिट्स नहीं था। कार आपकी, खर्च कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है। तो ध्यान रहे, बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट हम इस पे इधर जोड़ते हैं। कार जब आप ही की थी तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, इधर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितना खर्च कर रहा है एक्चुअल में, वो उसमें से लेस कर देंगे ऑफिशियल एक्सपेंस। ध्यान रहे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यूएशन जो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है सिर्फ क्या कर रहा है, छोटा सा खर्च कर रहा है। अगर यही गाड़ी इसने दी होती तो उस केस में वियर एंड टियर भी एम्प्लॉयर ही उसको वहन करता है उस खर्चे को। तो यहाँ पे क्या करें, नॉर्मली एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना भी खर्च करा उसने, वो एक्सपेंडिचर उसमें से हम ऑफिशियल एक्सपेंस का एक मिनिमम हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया, उसे माइनस कर देते हैं। अगर क्यूबिक कैपेसिटी जो है, जो भी गाड़ी उसे दी गई है उसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, तो 1800 रुपए पर मंथ आपका क्या माना जाएगा, ऑफिशियल एक्सपेंस के नाम पे हम लेस करेंगे इसमें से। नहीं, अगर वो गाड़ी उससे भी बड़ी है तो उस केस में 24 रुपए पर मंथ माइनस करेंगे। ध्यान रहे, ये माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी है वो एम्प्लॉय की है, सिर्फ खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, इसलिए हम परक्विजिट्स को बैलेंस निकाल रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने जितना भी खर्च करा उसमें से हमने ऑफिस के लिए कितना यूज करा। हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने सिर्फ 100 रुपए हमें दे रहा है, लेकिन हमारी जो एक्चुअल में गाड़ी घिस रही है वो 2000 रुपए की घिस रही है, तो हमारे लिए 100 रुपए परक्विजिट्स हुआ क्या, आंसर है नहीं। बस इसी चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, 1800 रुपए पर मंथ का हमने एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करा है यहाँ पे,
कि जितना भी एम्प्लॉयर ने खर्च करा उसमें से हम माइनस कर देंगे 1800 रुपए या फिर 2400 रुपए, प्लस करेंगे अगर ड्राइवर प्रोवाइड करा है तो 900 रुपए पर मंथ हम सेट कर देंगे, ठीक है। और लेस क्या करेंगे, जैसे कि हम पढ़ के आ चुके हैं, हर जगह लिखा हुआ होगा, जो भी अमाउंट हमने एम्प्लॉय से रिकवर करा है वो माइनस कर देंगे। सपोज एग्जांपल के लिए एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपए खर्च करा है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, गाड़ी चली है हमारे 2 महीने चलाई है हमने, तो 18 दूनी 3600 रुपए हम क्या कर देंगे, ऑफिशियल यूज के लिए चलाई है वो माइनस कर दिया। ड्राइवर का कोई पैसा है तो 2 महीने का 1800 रुपए वो हम ऐड कर देंगे। साथ ही साथ मेरे से उन्होंने 5000 रुपए लिया है इस गाड़ी के लिए, तो वो भी क्या कर देंगे, हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल में जो मेरा परक्विजिट्स बन जाएगा, इनका बैलेंस अमाउंट ही बनेगा। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, जो हमारा थर्ड कैटेगरी का है, थर्ड बिल्कुल सेकंड कैटेगरी, क्योंकि हम एक तो परक्विजिट्स था ही नहीं। एम्प्लॉयर की कार है, ध्यान रहे एम्प्लॉयर की कार है, इस बार एम्प्लॉयर की कार है, तो जो बेनिफिट हमने ये कह के छुड़ा लिया था कि नहीं नहीं हमारी कार है, तुमने ऑफिस के लिए यूज करी है, तो हमें 1800 रुपए पर मंथ के हिसाब से एम्प्लॉयर से हम किराया मांग रहे हैं, तुम हम अपनी गाड़ी ऑफिस में यूज करें तुम्हारे, हमें तुम 1800 रुपए पर मंथ के हिसाब से किराया दो। लेकिन यहाँ वो उल्टा, उसका उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उल्टा, कि यहाँ जो कार यूज हो रही है वो किसकी है, एम्प्लॉयर की है। एम्प्लॉयर ने उसे किसके लिए दिया है, घर के लिए दिया है, उसे ऑफिस के लिए चलाने के लिए दिया है। तो यहाँ जो परक्विजिट्स की वैल्यू होगी वो कहेगा ऑफिस में सिर्फ 1800 पर मंथ लगता है ना, तो 1800 रुपए पर मंथ लगेगा यहाँ भी। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ 1800 रुपए पर मंथ ही लगेगा, ठीक। और 2400 रुपए पर मंथ लगेगा, किस केस में लगेगा 2400 रुपए पर मंथ, जब आपका यहाँ पे 1.5 लीटर से ज्यादा का होगा। सेम जो हमने यहाँ माइनस करा था एम्प्लॉयर के केस में कि सिर्फ एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा, तो हमने कहा कि हमारी गाड़ी के जो रेंट है वो माइनस कर दो। यहाँ पे वही रेंट एम्प्लॉयर हमसे वसूलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा काम एम्प्लॉयर ही कर रहा है, तो एम्प्लॉय कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। वही सॉफर का सैलरी है तो 900 रुपए पर मंथ ऐड हो जाएगा, सॉफर यानी कि ड्राइवर होता है, और साथ ही साथ कोई अमाउंट रिसीव करा है तो वो डिडक्ट हो जाएगा। तो लास्ट कैटेगरी बचती है कि एम्प्लॉयर की कार तो है लेकिन एम्प्लॉयर ना खर्चा नहीं कर रहा है उस पे, तो एम्प्लॉय ही पूरा मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है, सिर्फ एम्प्लॉयर ने कार दी है ना, और वो अपने ऑफिस के लिए भी यूज कर रहा है, तो यहाँ पे कितना लेंगे हम, ध्यान रहे इसका हम 3 गुना कम कर देते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ एक्चुअल परक्विजिट्स कितना होगा 600 रुपए पर मंथ, और 3 गुना कम करा है 600, तो 300 प्लस कर देंगे, तो अगला क्या बन जाएगा 900। आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, नॉर्मली केस में 1800 और 2400, ठीक है। और जो हमारा गाड़ी एम्प्लॉयर की लेकिन खर्च एम्प्लॉय कर रहा है उस केस में कितना हो जाएगा 1800 का 3 गुना कम कर देंगे, तो यानी 600 रुपए पर मंथ, और उसमें 3 गुना जो कम करा था 300 जोड़ देंगे, और 900 रुपए पर मंथ की, अगर वो डे 1.6 लीटर की क्यूबिक कैपेसिटी से ज्यादा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, समझ आ चुका होगा। ये एक लास्ट केस होता है कि टू व्हीलर का कुछ ऐसा है तो वो 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से चार्ज होता है, लिख रखा होगा वैसे इसके अंदर, नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमको इसमें, ठीक। ये वाले हमारे कवर हो गए। एक बारी हम देख लेते हैं क्या क्या रह चुका है एक्चुअल में, हमारे नोट से मैच कर लेते हैं। अब जल्दी से कुछ बचे हुए परक्विजिट्स जल्दी से खत्म हो जाएंगे, जो मेन थे वो हमने खत्म कर लिए, छोटे छोटे हैं। लंच और रिफ्रेशमेंट में मिलता है, यानी टी स्नैक्स छोटे छोटे फूड आइटम मिलते हैं, उस केस में कोई परक्विजिट्स की वैल्यू नहीं रहने वाली, नील रहने वाली है। तो फूड या नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस मिले हैं तो ये भी इसमें भी नील रहने वाला है। कोई फूड या नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस है जो कि वर्किंग आवर्स में मिला है एट एनी अदर प्लेस अदर देन रिमोट एरिया के अलावा किसी और प्लेस में मिला है, तो वहां पे आपका 50 रुपए पर पीस क्या होगा, पर मील तक मील, इफ द वैल्यू अदर केस इन अप टू द 50 रुपए पर मील। 50 रुपए पर मील तक का अगर वैल्यू है तो वो नील रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा जाएगा तो उसको हम एक क्या बताया इसके अंदर, कोई फूड या नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस है जो कि रिमोट एरिया में है वो तो नील है, लेकिन जो रिमोट एरिया में नहीं है, ठीक है, वहां पर आपने को कोई फूड मिल रहा है, कोई लंच मिल रहा है, उस केस में अगर 50 रुपए पर मील तक का खाना है वो, तब तो वो परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा है तो वो परक्विजिट्स में शामिल होगा। और लेस कर देंगे, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एम्प्लॉय से जो भी अमाउंट रिसीव करा उसे डिडक्ट कर देंगे। बाकी जो भी केस होगा उसके अंदर क्या करेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर लेस अमाउंट रिसीव्ड रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक। मेन क्या था, सिर्फ यही था कि 50 रुपए पर मील से ज्यादा रहेगा तो ही लगेगा, सिर्फ ध्यान रहे कब, जब आप नॉन रिमोट एरिया में होंगे तब। बाकी किसी भी केस के अंदर नील रहेगा 2 केसों में, और उसके अलावा भी जो भी केस बनेगा, ठीक है, यानी 2 किस में नील रहेगा, कोई लाइट रिफ्रेशमेंट है उसमें नील रहेगा, या रिमोट एरिया में है वहां पे नील रहेगा। और बाकी जो भी केस बनेगा उसके अंदर जितना खर्च करा है उसे हम माइनस कर देंगे जो अमाउंट हमने एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म एकोमोडेशन, एलटीसी। एलटीसी बेसिकली हम आगे पढ़ने वाले हैं, एलटीसी की फैसिलिटी।
इसे हम इसके अंदर कवर नहीं करने वाले हैं परक्विजिट्स में। वेयर सच फैसिलिटी अवेलेबल एम्प्लॉइज, इसे हम फिलहाल इसके अंदर कवर नहीं करेंगे। नॉर्मली इसे पढ़ लेते हैं एक बारी, क्योंकि हम इसे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ टैक्सेस के अंदर कवर कर लेते हैं। फॉलोइंग इज ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन फॉर एनी अदर एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलिडे अवेल्ड बाय एम्प्लॉय other than leave travel concession, where such facilities available uniformly in all employees, expenditure incurred by the employer minus amount recovered from the employer। नॉर्मली क्या कह रहा है, जो भी ट्रैवलिंग टूरिज्म एकोमोडेशन होगा एलटीसी को छोड़ के, एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसको छोड़ के अगर कोई भी उसने किसी भी ट्रैवलिंग के लिए उसे कोई भी अमाउंट मिला है या कोई भी खर्च करा गया उसके ऊपर, अगर वो यूनिफॉर्मली हर एक एम्प्लॉय के लिए हुआ है, तो एक्चुअल में जो एक्सपेंडिचर इनकर करा उसमें से लेस कर देंगे जो अमाउंट रिकवर कर लिया है। लेकिन अगर वही जो फैसिलिटी है सबके लिए एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो फैसिलिटी जो उसको ऑफर करी गई है, अगर वो नॉर्मली सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ कुछ कुछ लोगों को ही मिला है, तो कुछ जो एजेंसी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है वहां से वैल्यू डिटरमाइन करके लेस कर देंगे। अदर एजेंसी जो पब्लिक को वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो अमाउंट हमने रिकवर कर ली। सपोज अगर सब पे हम 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 1000 रुपए परक्विजिट्स मानेंगे, लेकिन अगर हम सब पे खर्च नहीं कर रहे, किसी किसी पे खर्च कर रहे हैं, तो हमारे कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो एजेंसी कहीं जो प्राइवेट एजेंसी जो पब्लिक के लिए अमाउंट रिसीव करती होगी वही हम उसे परक्विजिट्स मान के उनसे वसूल कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। गिफ्ट वाउचर और कोई टोकन मनी है, अगर 5000 से ज्यादा का अमाउंट रिसीव करा है प्रीवियस ईयर, एग्रीगेट लिखा है, यानी कि पिछले साल आपने 5000 से ऊपर का सामान, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपने टुकड़े टुकड़े में भी रिसीव करा है, लेकिन 5000 से ज्यादा का आपने या फिर आपके फैमिली के किसी भी मेंबर को रिसीव हुआ गिफ्ट का वाउचर, तो 5000 से ऊपर रहेगा तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रहे 5000 से नीचे है, 5000 से अगर नीचे है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं। एक और पॉइंट है यहाँ पे, पहला क्या, जो आपको काइंड में कोई भी गिफ्ट मिलेगा, यानी कि काइंड में कोई भी सामान मिलेगा, गिफ्ट वाउचर मिलेगा, वो सारे जो है 5000 तक क्या है, 5000 तक का अगर आपको रिसीव होता है तो वो टैक्सेबल नहीं है, 5000 के ऊपर जो है वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे इसमें क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि 5000 से ऊपर का सारा टैक्सेबल होगा या 5000 तक छोड़ के उसके ऊपर से जितना है वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन रहता है हमेशा, तो आपको नोट डालना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे जो एज्यूम करा है वो हम 5 शुरू से लेके, जैसे कि आपको 6000 रुपए का बेनिफिट मिल चुका है गिफ्ट इन काइंड, ध्यान रहे काइंड की बात करें, कोई आपको सामान रिसीव हुआ है तो उस केस में आप लिखोगे कि हमने क्या लेस करा है कि 6000 का 6000 पूरा का पूरा टैक्सेबल कर रहे हैं। तो दूसरा केस क्या बन सकता है कि आप 1000 ही टैक्सेबल करोगे। दोनों केस वैलिड है, गड़बड़ नहीं होगी। एक और चीज, लेकिन अगर आपको काइंड के अलावा कैश में मिला है या फिर कन्वर्टेड इनटू मनी में मिला है, यानी कि चेक्स में मिला है, तो उस केस के अंदर 5000 की कोई लिमिट नहीं है, सारा का सारा आपके लिए परक्विजिट्स की वैल्यू मान के टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आपको या आपके फैमिली मेंबर को किसी को भी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर ने, उसके इसके अंदर क्या करेंगे, जितना भी खर्च एम्प्लॉयर ने करा आपके उस कार्ड की फीस के लिए, मेंबरशिप फीस के लिए, उन सबको ऐड करके जितना आपसे रिकवर करा उसे माइनस कर देंगे, वो आपका बन जाएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर, एक्चुअल में परक्विजिट्स बन जाएगा। क्लब एक्सपेंडिचर की अगर बात करें यहाँ भी जल्दी से, फैसिलिटी के अंदर भी क्लब एक्सपेंडिचर के अंदर भी सेम ही है, बाकी हम जितने भी पढ़ने वाले उसमें लगभग साथ में सेम है। जितना एक्सपेंडिचर करा है उसमें से हम लेस कर देंगे कितना पैसा हम रिकवर कर चुके हैं, वो आपका परक्विजिट्स बन जाएगा। अगर वही जो क्लब एक्सपेंडिचर सपोज पब्लिक आपके जो क्लाइंट से मीटिंग के लिए करा गया, यानी ऑफिशियल एक्सपेंस ऑफिस पे किया गया वो एक्सपेंस है, उस केस में आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखना पड़ेगा, तो वो आपके परक्विजिट्स में शामिल नहीं होने वाला है। ये जो नीचे चीजें बताई गई हैं ये आपका एग्जाम्प्ट है। इस चीज में अगर इन पे खर्च कर रहा है एम्प्लॉयर तो वो आपके लिए परक्विजिट्स नहीं बनेगा, जैसे कि हेल्थ क्लब जो कि आपके एम्प्लॉय के लिए बहुत मैंडेटरी होता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गया, और भी क्या होता है यूनिफॉर्मली ऑल क्लास ऑफ एम्प्लॉयज को, जो कि हर एक क्लास के एम्प्लॉयज को मिल रहा है नॉर्मली, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज की। ऐसे एम्प्लॉय जो कि स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, अगर उन्हें ये सारी सर्विसें मिल रही हैं उन पे वो ये परक्विजिट्स के लिए लागू होगा। स्वैट इक्विटी शेयर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़िया है इसका, इसको पढ़ लेते हैं। स्वैट इक्विटी शेयर्स के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय को जो भी सपोज 100 रुपए अगर शेयर की वैल्यू है मार्केट की और उसको हमने 30 में दे दिया, तो यहाँ परक्विजिट्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 70 बन जाएगी। इसके अंदर तो परक्विजिट्स की वैल्यू फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी अगर पूरा का पूरा फ्री दिया है तो 100 रुपए की वैल्यू है, कुछ भी रिकवर नहीं करा तो 100 का 100 आपका परक्विजिट्स बन जाएगा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे पड़ती है, दिक्कत मेन पड़ती है 100 रुपए की वैल्यू डिटरमाइन कैसे करी जाए। ठीक, 100 रुपए की वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन करी जाए, ये डिटरमाइन बेसिकली होता है अगर आपके शेयर्स लिस्टेड है, ठीक,
अगर आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, दो कैटेगरी के आपके शेयर हो सकते हैं, या तो लिस्टेड होंगे या फिर अनलिस्टेड होंगे। अनलिस्टेड होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली जो हमारा मर्चेंट बैंकर होता है जो हमारे शेयर का खरीदता है और उससे बेचता है, तो वो जो भी प्राइस डिसाइड करेगा वो प्राइस हम फेयर प्राइस मान के उस पे हम आपका जो परसेंटेज है उसे कंप्यूट कर लेंगे। लेकिन यदि आपके शेयर लिस्टेड हैं तो लिस्टेड में भी आपके दो कैटेगरी बन सकते हैं। दो कैटेगरी क्या? पहला क्या बन सकता है? एक तो बन सकता है कि ट्रेडिंग हुई होगी, दूसरा क्या बन सकता है कि ट्रेडिंग नहीं हुई होगी। क्योंकि हमें क्या किससे मतलब है? लास्ट डेट से मतलब है। अगर लास्ट डेट पे जो ट्रेडिंग हुई है, ठीक, तो ट्रेडिंग अगर हुई है तो आज का जो ओपनिंग बैलेंस है, सपोज आज हमने अवेल करा है बेनिफिट, तो आज का ओपनिंग बैलेंस, आज का क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो वो हमारा एक्चुअल फेयर प्राइस बन जाएगा। ठीक, ये कब होगा? अगर ट्रेडिंग हुई है हमारे लिस्टेड अकाउंट जहाँ पे हमने शेयर लिस्ट कर रखे हैं वहां पे ट्रेडिंग हुई है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो हमारा फेयर वैल्यू बन जाएगा। लेकिन दूसरा केस क्या होता है कि उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं हुई मार्केट में। अगर आपके शेयर की ट्रेडिंग ही नहीं हुई तो लास्ट डे जिस दिन ट्रेडिंग हुई थी उस दिन जो क्लोजिंग वैल्यू थी, यहाँ पे एवरेज नहीं लेंगे, उस दिन जो क्लोजिंग वैल्यू थी वही हम फेयर वैल्यू मान लेंगे। ध्यान से एक बार, अगर ट्रेडिंग हुई है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 यानी एवरेज देखेंगे। यदि ट्रेडिंग नहीं हुआ है उस केस में हम क्या करेंगे? लास्ट डेट पे जो भी वैल्यू रही है उसे ही हम शामिल कर लेंगे, एज अ परक्यूसिट्स के लिए हम कंप्यूट कर लेंगे। अभी क्या बात करते हैं, ये भी पढ़ लिया। अब अगर आपके शेयर एक से ज्यादा जगह पे लिस्टेड है, यानी कि एक स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे आपके लिस्टेड है, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस के अंदर भी आपके दो बन सकते हैं, या तो ट्रेडिंग हुआ होगा या उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ होगा। ठीक, दो ही केस बन सकते हैं। अगर ट्रेडिंग हुआ होगा तो आपको चेक करना है कौन से स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम, यहाँ पे हमें वॉल्यूम चेक करना है क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ ऑप्शन है हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग जो है आपका किस स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है, वो स्टॉक एक्सचेंज का आपको ओपनिंग बैलेंस और उसका कोरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको लेके उसका एवरेज निकाल लेना है। ठीक, सपोज एग्जांपल के लिए मैंने एक एनएससी में, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इन सब में क्या करा, एक में मेरे, एक भी जो ट्रेडिंग का मतलब कुछ भी आपने परचेज करा सेल करा, परचेज करा सेल करा, यहाँ पे 100 बार ट्रांजेक्शन हुआ परचेज सेल, और यहाँ पे ये सपोज 982 बार हुआ फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो आप कौन सा वाला चेक करेंगे? आपको सिर्फ इस वाले को पकड़ना है, इसको पकड़ना है आपका, इसका ओपनिंग बैलेंस और इसका क्लोजिंग बैलेंस लेंगे और उसका एवरेज निकाल के आप यहाँ पर जो है फेयर वैल्यू निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे बात करें कि ट्रेडिंग हुई ही नहीं उस दिन, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेम यहाँ पे हम देखेंगे किस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, किस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्लोजिंग वैल्यू सबसे हाईएस्ट थी। ठीक, क्लोजिंग वैल्यू सबसे हाईएस्ट किस में थी, वो वैल्यू हम यहाँ पे पिकअप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। स्वेट इक्विटी शेयर्स भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, डोमेस्टिक सर्वेंट है, डोमेस्टिक सर्वेंट के केस में क्या, डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड करा है, सेम जितना खर्च एम्प्लॉयर ने करा है उसमें से हम लेस कर देंगे जो अमाउंट हमने रिकवर कर लिया। एक चीज और, यदि आपको रेंट फ्री एक हाउस मिला है उस केस में जो आपका जो बगीचे के लिए जो माली आ रहा है उसकी सैलरी आपके परक्यूसिट में शामिल नहीं होगी, कि आप रेंट फ्री हाउस में रह रहे हैं, तो उसकी कंप्यूटेशन हम पहले ही करके आ चुके हैं, तो गार्डनिंग का अलग से हम ऐड नहीं करने वाले हैं इसके अंदर। गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई की अगर बात करें तो जितना भी अमाउंट उसने एम्प्लॉयर ने खर्च करा उसमें से एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, जितना भी पैसा रिकवर कर लिया उसे माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है आपको? पसंद आ रही है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ध्यान रहे आप लोग लाइक नहीं करते हैं, काफी मेहनत लगती है एक एक वीडियो को तैयार करने में और इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। सबसे पहला जो एक आता है एजुकेशन वाला, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बेसिकली इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, बाकी सब तो यही है कि कितना अमाउंट पे करा उसमें से कितना रिकवर हो गया। एजुकेशन के केस में दो केस बनते हैं, पहला क्या, एनी अमाउंट स्पेंड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू और ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ध्यान रहे, एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे कोई भी खर्च कर रहा है वो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहा है। अगर एम्प्लॉय शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे, तो वो अच्छे से उस कंपनी में वर्क कर पाएंगे, तो ये तो कोई परक्यूसिट्स है ही नहीं। लेकिन अगर वही एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय के परिवार वालों को, उसके बच्चों को स्कूल की एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, उस केस के अंदर वो आपका परक्यूसिट्स बन सकता है।
कब बनेगा? एनी पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली टू द स्कूल और एनी रिइंबर्समेंट इनकम फॉर एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉय टैक्सेबल एज अ परक्विजिट्स इन ऑल केसेस। यानी क्या कि यहाँ पे रिइंबर्स कर रहा है, ध्यान रहे, इस वर्ड को ध्यान रखना। जो भी खर्चा हो रहा है एम्प्लॉय ने यहाँ पे क्या करा, अपना बिल लगा दिया कि मेरे बच्चे के स्कूल में उसको 10,000 रुपए फीस लगी और एम्प्लॉयर ने बिना कुछ चेक करे चेक करा भी हो, एम्प्लॉयर ने सीधे के सीधे 10,000 उसे दे दिए, तो यहाँ ये पूरा का पूरा परक्विजिट्स बन जाएगा। किसी भी केस में ये एग्जम्प्ट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर दूसरे केस की बात करें, जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो एम्प्लॉयर का खुद का ही इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर पढ़ाई चल रही है, यानी एम्प्लॉयर का खुद का कोई स्कूल है, उसके अंदर एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर हमें देखना होता है an educational institute which is owned and maintained by employer and education facility provided an education facility is provided any institute by reason of employees employed with the employer। यानी ये ऊपर वाली चीजें ही हमें बता रखी कि एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है। उसका मतलब यही है कि एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट के अंदर जो एम्प्लॉय है वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो आपका परक्विजिट्स बनेगा। कब बनेगा परक्विजिट्स, ये देख लेते हैं। यदि वो एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को प्रोवाइड कर रहा है और वो जो बेनिफिट दे रहा है वो 1,000 से ज्यादा का नहीं है पर मंथ पर चाइल्ड, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चाइल्ड। आप कहोगे ये क्या चीज है, ये अगर आप एम्प्लॉयज आप अलाउंसेस देखें तो वहां पे था हॉस्टल फीस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, वहां पे रिस्ट्रिक्शन था, हॉस्टल फीस हो गया और एजुकेशन का था आपका वहां पे, तो उस केस के अंदर क्या था, सिर्फ 2 बच्चों तक ही उसे फिक्स कर रखा था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि एक साल में मैक्सिमम वो 12,000 रुपए तक का अगर एजुकेशन पा रहा है किसके पास से, एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट से, तो वो कोई परक्विजिट्स नहीं तैयार करेगा। लेकिन 1,000 से ज्यादा का है तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। 1,000 से ज्यादा का है तो उस केस में कैसे हम क्या चेक करेंगे, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन नियर द लोकेलिटी माइनस कर देंगे जो भी अमाउंट रिकवर करा। ध्यान रहे अगर 1,000 तक है तो कोई नहीं लगेगा, लेकिन 1,000 से जैसे ही एक्सीड करेगा तो वहां पे वो हम अपने नियर बाय जो इंस्टीट्यूट होगा उसका वो प्राइस चेक करेंगे, उसमें से एक्चुअल में जो एम्प्लॉय ने खर्च करा है उसे माइनस करके उसका परक्विजिट्स निकाल लेंगे। और यहाँ पे क्या है, दूसरा चिल्ड्रन को छोड़ के किसी और मेंबर को दिया है परिवार वाले को, तो सेम जो सिमिलर इंस्टीट्यूशन में यहाँ कोई 1,000 वाली लिमिट नहीं है, सिमिलर इंस्टीट्यूट में जो भी खर्चा लिया जा रहा है उसमें से माइनस कर देंगे जो अमाउंट हमने रिकवर कर लिया। ठीक है, बढ़ेंगे आगे जल्दी से, कुछ नहीं था इसके अंदर। एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है, इसके अंदर कंसेशन प्रोवाइड होता है, आपको आने जाने का जर्नी का एक टिकट मिलता है, अमाउंट मिलता है, रिवर्स कर देता है जो आपका एम्प्लॉयर है। उस केस में हमें देखना है परक्विजिट्स की वैल्यू किस तरीके से निर्धारित करेंगे हम। इसी के अगर आप कोई एम्प्लॉय है तो आपको नॉर्मली 2-3 साल में 2-3 छुट्टी मिलती है कि आप अपने होम टाउन जा सकते हैं, तो उस होम टाउन में आने जाने का जो सफर है या आपको कहीं बाहर का टूर लगता है तो उसमें आने जाने का जो है खर्चा वो किस तरीके से हम परक्विजिट्स में शामिल करेंगे। यदि आप बाय एयर आप जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं, बाय एयर जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं तो इकोनॉमी क्लास ऑफ एयर जिसका फेयर सबसे कम रहता है, वो भी शॉर्टेस्ट रूट से। आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ से इधर गए फिर यहाँ से इधर गए, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते थे, तो वो डायरेक्ट रूट वाले का जो भी वैल्यू बनेगा वो आपके लिए परक्विजिट्स बन जाएगा। ठीक, क्या करेंगे इसके अंदर एक ब्लॉक होता है, कितने ब्लॉक होते हैं, 4 साल का ब्लॉक होता है। 4 साल के ब्लॉक के अंदर आप 2 बार क्या कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टूर पे जा सकते हैं। 4 साल के ब्लॉक में अगर आपने यूज नहीं करा तो आगे पढ़ेंगे, ये इसमें से कट कट के एक एक जुड़ता जाता है, फिलहाल हम अभी ये कवर नहीं करेंगे, लंबा कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जल्दी से, ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो क्या करेंगे, इकोनॉमिक क्लास का जो फेयर है या फिर एक्चुअल अमाउंट जो हमने स्पेंड करा है, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपका परक्विजिट्स मान लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगर जर्नी जो है वो रेल से हो रही है तो उसके केस में एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर, फर्स्ट क्लास सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाला होता है, उसका शॉर्टेस्ट रूट से डिसाइड करेंगे या फिर एक्चुअल अमाउंट जो स्पेंड करा है उन दोनों में से जो भी कम है वो मान लेंगे। वेयर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड बाय रेल और जर्नी इज परफॉर्म बाय एनी अदर मोड, यानी क्या है, आप जो रेल से जा सकते थे लेकिन आप रेल से गए नहीं, आप किसी और माध्यम से चले गए। ठीक, उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर आपको रेल का ही किराया मिलेगा चाहे आप एयर से क्यों ना चले गए हो। एक ऐसी जगह जहां पे रेल का जाना मुश्किल है तो वहां पे फर्स्ट क्लास डीलक्स क्लास फेयर शॉर्टेस्ट रूट से हम क्या करेंगे, उसे कंप्यूट करेंगे। फर्स्ट डीलक्स क्लास जो फेयर होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का
वो अगर एग्जिस्ट है तो फर्स्ट क्लास वो मान लेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल का फेयर हम शॉर्टेस्ट रूट से कंप्यूट कर लेंगे। सपोज कि कहीं पे रेल नहीं चल रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा, तो जो डीलक्स क्लास की जो सर्विस होती है उसका जो फर्स्ट क्लास का फेयर है वो आपको मिल जाएगा, या फिर एक्चुअल जो स्मॉल अमाउंट स्पेंड करा है दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको एक्चुअल में परक्विजिट्स मान ले जाएगा। और अदर केस यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही तो रेल का फेयर हम फर्स्ट क्लास रेल का फेयर कंप्यूट करके उसे हम शॉर्टेस्ट रूट से वो आपका परक्विजिट्स में शामिल कर लिया जाएगा। फैमिली के में क्या क्या शामिल हो रहा है, एक आपकी वाइफ और आपके बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर एम्प्लॉयज जो कि आपके पूरी तरीके से होल और मेनली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, सिर्फ वही शामिल होने वाले हैं यहाँ पे। दो ही जर्नी परफॉर्म कर सकते हो हम, जैसे कि हमने पढ़ा ब्लॉक 4 साल के ब्लॉक में आप दो ही जर्नी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अभी चल रहा है 18 से 21 वाला ब्लॉक, 18, 19, 20, 21 4 साल का ब्लॉक है, उसमें आप 2 बार घूम सकते हो। ठीक है, कैरी ओवर जो कंसेशन है वो सिर्फ आपका एक ही कंसेशन होकर जाता है। मेडिकल फैसिलिटी ये भी एक हल्का सा इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से पढ़ लेंगे। मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको इंडिया में प्रोवाइड करी गई है, ठीक, इंडिया में प्रोवाइड करी गई है वो मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है, या तो आपको मेडिकल फैसिलिटी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई गई हो, या फिर जो आपका ट्रीटमेंट किसी स्पेसिफाइड डिसीज के लिए चल रहा हो, या फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया हो एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर ने। ठीक, वो सारे केसेस हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो वो सारा क्या होगा इसके अंदर, कुछ कुछ जो है जैसे कि गवर्नमेंट का हो गया, मैं एक बार नोट्स में से वेरीफाई करूंगा, जल्द से शॉर्ट में हम खत्म करेंगे, काफी लंबी वीडियो बन गई है। वेट करना एक सेकंड। सबसे पहला क्या है, ट्रीटमेंट अगर हॉस्पिटल हो रहा है जो कि एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है, यानी एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, उस केस के अंदर आपका कोई भी परक्विजिट्स की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आपका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है तो वो भी पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट होगा। तीसरा क्या, आपका किसी प्रिस्क्राइब डिसीज के लिए हो रहा है तो वो भी पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट रहने वाला है। कोई इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर ने, तो वो भी पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट रहने वाला है। कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिइंबर्स करा है वो भी पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट रहने वाला है। और लास्ट जो है, कोई भी अदर मेडिकल एक्सपेंस उसने करा है 15,000 रुपए तक, तो वो भी एग्जाम्प्ट रहने वाला है। यानी कि जितने भी हमने ऊपर के केस पढ़े इसके अंदर सिर्फ 15,000 वाले अमाउंट मिसिंग है, ये सारे केस कौन से हैं, एग्जाम्प्ट के हैं। ठीक, एक आता है मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, यानी आपका जो ट्रीटमेंट है वो अब्रॉड में हो रहा है, यानी कि इंडिया से बाहर हो रहा है। उस केस में क्या होगा, एक अटेंडेंट यानी आपके साथ एक व्यक्ति जा सकता है, एग्जाम्प्ट होगा। कब होगा, इसके अंदर आपका एक केस लगता है, एग्जाम्प्ट तभी होगा जब आपकी जो एक्चुअल ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाएगी, ठीक, बिफोर इंक्लूडेड द सेड एक्सपेंडिचर, यानी ये खर्चा इंक्लूड करने से पहले जो आपकी इनकम है अगर वो 2 लाख से कम है तभी आपको क्या मिलेगा, ये एग्जाम्प्ट होगा। ठीक, अदरवाइज जो आपने खर्च हुआ है वो आपका परक्विजिट्स में शामिल हो जाएगा। ध्यान देंगे एक बार फिर से, मेडिकल के केस में क्या होगा, जो अटेंडेंट ये आपके साथ उसका पैसा कहाँ तक होगा, अगर 2 लाख रुपए तक जो है आपका वो एग्जाम्प्ट होगा। वो भी कब होगा, जब आप जीटीआई में अपनी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसके अंदर ये खर्चा ऐड करने से पहले अगर वो 2 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है तो जो है आपका अमाउंट जो है वो जो आपको एक बार फिर से मैं बताया था आपको, एग्जाम्प्ट कब होगा, एग्जाम्प्ट तभी होगा जब जो आप अपनी जीटीआई में आप जो ऐड करेंगे खर्चा, वो खर्च ऐड करने से पहले जो आपकी इनकम है अगर 2 लाख से कम है वो, तभी आपके केस में एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना रहने वाला है, एक्सपेंडिचर उतना होगा जो भी आरबीआई डिसाइड करेगा, यानी अपने मन से खर्च नहीं करके आना, जितना भी अमाउंट आरबीआई डिसाइड करेगा वही आपके लिए परक्विजिट्स बनेगा, पर उतना ही अमाउंट आप खर्च कर पाएंगे, उससे ज्यादा करेंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने अब जो अपना परक्विजिट्स वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।